हम लोगों की गलतियों का नतीजा है कि देश में आज भाजपा और आरएसएस की सरकार है। ये एक बात मानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपना काम ठीक से नहीं किए जो हमको करना था, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे खिलाफ़ ताकतें हैं उन फोर्सेस को पावर में आने का मौका मिला है। और आप ये समझ लीजिए कि इंडियन डेमोक्रेसी में एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। लाइक कि अगर आप पूरी दुनिया में ही आज के डेट में जो राइट रिएक्शनरी फोर्सेस पावर में आई है उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जिस पे आज राइट रिएक्शनरी फोर्सेस ऑपरेट कर रही है ये पैदा कैसे हुआ। तो ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ पैदा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है दुनिया में कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ और भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी बनी और उसी कॉलोनियल जो रिजीम था उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो जो राइट रिएक्शनरी नेशनलिस्ट फोर्स थी उसको पावर नहीं मिला। पावर इस देश में प्रोग्रेसिव, लिबरल, सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट इन लोगों को मिला और इन लोगों का जो रिजीम रहा इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन उसमें जो एक गड़बड़ी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेकुलरिज्म लिख दिया है, सेकुलरिज्म के प्रति लोगों को एजुकेट नहीं किया। जो इंस्टीट्यूशंस थे उसका सेकुलराइजेशन नहीं हुआ और जो राइट रिएक्शनरी फोर्सेस थी वो बड़ी चालाकी से एंटी कांग्रेसिज्म के दौर में जो कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट खड़ा हुआ उसके भीतर भेष बदल करके घुस करके पावर में आए। और मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि जब एंटी कांग्रेसिज्म का दौर था तो जो लोग आज बीजेपी से लड़ रहे हैं सब कभी ना कभी बीजेपी के साथ अलायंस किए थे, बीजेपी के साथ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर में थे। तो उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इनका असली उद्देश्य क्या है और ये बहुत चालाकी से ये क्या करना चाहते हैं, आरएसएस बीजेपी देश में क्या करना चाहती है इस पे लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया, लोगों को कंसंट्रेट नहीं करने दिया। उल्टे जो लोग आज बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं इनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको एनाडॉट्स में फंसा दिया है। जैसे नेहरू को हर कोई जानता है, दीनदयाल उपाध्याय को कोई नहीं जानता है। तो ये सोचे कि दीनदयाल उपाध्याय को घर घर पहुंचाने से ज़्यादा आसान है नेहरू के ख़िलाफ़ झूठ को घर घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि नेहरू ऑलरेडी घर घर पहुंचे हुए हैं। तो नेहरू के ख़िलाफ़ घर घर पहुंचा देंगे चीज़ों को और नेहरू के साथ जो बाकी लोग हैं उनको अपना लेंगे। गांधी की हत्या में इन लोगों का नाम आया। ये लोग जो है नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, आज गांधी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वो एक लेफ्ट पार्टी है। तो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को देशद्रोही और सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो लगा करके अपने ऑफिस में ये बन गए देशभक्त। उसके बाद पटेल जी आरएसएस के ऊपर बैन लगाए। पटेल की जो है मूर्ति बना करके जो है ये आरएसएस वाले जो है पटेल को अपना लिए। इनके पास ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई हिस्टोरिकल फिगर है और ना इनका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्या करना चाहते हैं ये लोगों को नहीं बताते हैं। इनका जो एजेंडा है उसको ये हिडन रखते हैं और अपोजिशन के ऊपर ऑनर्स हमेशा डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो ये थोड़ी कहे थे कि वो राम मंदिर बनाएंगे या 370 हटाएंगे या 3 तलाक के ख़िलाफ़ कानून लेकर के आएंगे। नहीं, वो बोले कि डेवलपमेंट लाएंगे, गुजरात मॉडल के तर्ज पे अच्छी सड़कें बनेगी, लोगों को घर घर बिजली पहुंचेगा, काला धन वापस लाया जाएगा, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। फिर बाद में पलट गए। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम
जो लेफ्ट लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस को करना था वो नहीं किए। तो स्वाभाविक रूप से जब हम हारने वाले किनारे पे खड़े हैं तो हार तय है। इनफैक्ट आप ये मान लीजिए कि संख्या बल के हिसाब से अगर हम चुनाव जीत भी जाते तब भी लड़ाई तो नहीं जीती जाती। पूरे देश में तो हम जीतते नहीं। पूरे देश में हम इसलिए नहीं जीतते क्योंकि 2014 की हार के बाद भी जो अपने आप को अपोजिशन आइडेंटिफाई करते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये लड़ाई कौन सी है। ये लड़ाई आज के डेट में इस बात की है कि लोगों को पता चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के मंत्रिमंडल में थे, तो नेहरू की सरकार जो भी कर रही थी अगर उसका क्रेडिट नेहरू को डिस्क्रेडिट नेहरू को, तो उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो नेशन बिल्डिंग हुआ 1947 में, ये किसी चीज़ को नहीं माने। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना क्योंकि ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का राज स्थापित हो। इनके लिए विधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये विधान मनुस्मृति को मानते हैं और मनुस्मृति में जो बातें लिखी हुई हैं उसको अगर आज के डेट में चाहे महिला को पढ़ा दीजिए, चाहे दलित को पढ़ा दीजिए, चाहे पिछड़ों को पढ़ा दीजिए, इवन जातीय जो सोपान है, जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, जो उसकी जो हायरार्की है, तो किसी भी इंसान को पढ़ा दीजिए जो उस हायरार्की में नीचे है, वो उसको पसंद नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, ये कभी झंडा नहीं माने। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी अपने बंगले पे झंडा नहीं फहराए, आरएसएस के ऑफिस पे कभी झंडा नहीं फहराया गया। बाकायदा जो है उसके पत्र पत्रिकाओं में ये लेख आते रहे कि 3 रंग भारत के लिए शुभ नहीं है क्योंकि हमारे तिरंगे में 3 रंग है, 3 रंग को ये शुभ नहीं मानते। और आज जब ये फुल फ्लेज्ड पावर में आ गए, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, तो आज वो उन्हीं चीज़ों को लागू कर रहे हैं। चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं। लोगों के पास लोग पहुँचे ही नहीं जिनको पहुँचना चाहिए था। जब लेफ्ट लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस सत्ता में आई तो उसका डीजेनरेशन हुआ। पहली दूसरी पीढ़ी ठीक से काम की, तीसरी पीढ़ी जो थी वो पूरी तरीके से डीजेनरेट हो गई और उसके डीजेनरेशन का नतीजा ये हुआ कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी से कट गए। तो जो अपोजिट आइडियोलॉजी थी उसको अपने आप एक वैक्यूम मिला और उस वैक्यूम को भरने का आज भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेयर इलेक्शन जो है वो उस वैक्यूम को नहीं भरेगा। पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चुनाव का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा ये रहा कि सुदूर गांव देहात में भी लोग उन सवालों के साथ अपने आप को इंगेज करना चाह रहे थे जो लोगों के असली सवाल हैं। जैसे बाकी तो हिंदू मुसलमान हो रहा था चुनाव में, लेकिन उस बीच में जो हम अस्पताल की बात कर रहे थे उस पर लोग कह रहे थे नहीं ये बात तो ठीक है, अच्छा अस्पताल तो होना चाहिए, अच्छा स्कूल तो होना चाहिए, अच्छा कॉलेज तो होना चाहिए। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा कि अगर आप पॉजिटिवली लोगों के बीच में जा कर के रेगुलर काम करेंगे, चुनाव के हार जीत को छोड़कर, हारना जीतना भी चलता रहेगा। और आप देख लीजिए कि बीजेपी की भी तो कभी क्या स्थिति थी इस देश में, 2 लोग जीतते थे, 2 सांसद थे, फिर 80, फिर 180, फिर 283 और आज जो है 300 से ज़्यादा सीट है। तो ये जो निराशा का दौर है वो निराशा इसलिए है कि लोग अपने अपनी जगह पे अभी भी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जैसे चुनाव में जाते थे या चुनाव में जाते हैं वैसे ही 12 महीने जाने की ज़रूरत है, लगातार जाने की ज़रूरत है। दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा कि रिसोर्स पे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, रिसोर्स कहाँ से आएगा। मुझे तो रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जनता की लड़ाई यदि जनता के लिए लड़ा जाए, खुद कैरियर बनाने का अगर उद्देश्य नहीं है, खुद कैरियर बनाने का उद्देश्य है, तब तो खरीद बिक्री होगी। एक हाथ नोट दो, दूसरे हाथ वोट लो।
अगर ये लड़ाई नहीं है, ये अगर जन आंदोलन का हिस्सा है, अगर आप समझते हैं कि इस देश में जो अभी चुप्पी है वो आने वाले भयानक तूफ़ान का संकेत है, और आप बतौर सजग नागरिक उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, तो चुनाव आपके लिए कैरियर नहीं है। और जब कैरियर नहीं है तो वो जन आंदोलन कैसे बने, उसको बनाने में अगर आप कामयाब होते हैं तो रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मैं खुद चुनाव लड़ करके मैंने ये देखा है। ये बात सही है कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मसलन टीवी आप कहाँ से ख़रीद लेंगे, अखबार आप कहाँ से ख़रीद लेंगे, उसके बाद जो है चुनाव अधिकारियों को आप कहाँ से ख़रीदेंगे हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी तो एक जनप्रतिनिधि होता है, इसके अलावा भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप कहाँ से ख़रीदेंगे। तो ख़रीद फरोख्त ही यदि करना है तो फिर चुनाव क्यों लड़ना है, फिर भाजपा के खिलाफ़ क्यों चुनाव लड़ना है, फिर भाजपा में ही जा कर के चुनाव लड़ा जाए। नहीं मूल बात तो ये है ना कि वो फिल्म है ना बैटमैन वाली, जिसमें वो कहता है, वो जो जोकर होता है कि मैंने तुम्हारे सबसे काबिल आदमी को अपने जैसा बना दिया। तो वही अगर हम हो गए तो फिर लड़ाई किस बात की है। कैरियर ही बनाना है, वैसे ही अगर हराना है तब तो चुनाव जीत करके भी जो है वो बीजेपी हो जाएगा। देखिए आपके कर्नाटका में क्या हुआ, वो तो बीजेपी से तो चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव तो कांग्रेस से जीते थे, लेकिन वो भाजपा में चले गए। फिर आप कहाँ कहाँ रोकेंगे, आप जो है लोगों का दिमाग हैक होने से रोकेंगे हैं, कि आप जो है ईवीएम हैक होने से रोकेंगे, कि जो है आप सीएम हैक होने से रोकेंगे, पीएम हैक होने से रोकेंगे। मसला अगर सिर्फ ईवीएम का हो तो आप लड़ लेंगे, पेटीएम और एटीएम का क्या करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जनरल लोग जो होते हैं इसको समझिए, उनको तब तक यह बात नहीं समझ में आती है जब तक कि उनका अधिकार उनसे छीन ना लिया जाए। अभी चूँकि वोट देने के बदले नोट दिया जा रहा है तो ये बात समझ नहीं रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना नोट दिए ही जो है उनका वोट ले लिया जाएगा, या वोट देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो वोट का अधिकार सबको मिला, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, बिहारी हो, कन्नडिगा हो, सबका वोट बराबर होगा। ये कितनी बड़ी चीज़ थी। ये जिस चीज़ से मिला है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जिस प्रिंसिपल से मिला है, उसी के ऊपर अटैक है। तो सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस चुनाव का यही रहा कि लड़ाई की संभावना जो है इस देश में है, लोकतांत्रिक तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से उसकी संभावना है। और बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, कि हमको मान लीजिए कि 3.25 लाख वोट आया और जीतने वाले को 6 लाख वोट आया, तो उसको इस रूप में ना देखा जाए कि उनको हमसे 4 लाख वोट ज़्यादा आया। ये देखा जाए कि वो जो 2,70,000 लोग हमको वोट दिए हैं वो कौन है, कहाँ हैं, उनको ढूंढा जाए। और किसी भी दौर में मैं आपको बताता हूँ, सब लोग रोड पे नहीं उतरते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी सब लोग रोड पे नहीं उतरे थे। जीवन की मूल समस्या जो है वो है कि रोजी रोटी, घर द्वार, बाल बच्चा, शादी ब्याह, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसी में लगे रहते हैं और उसको कोसने की भी ज़रूरत नहीं है। हम भी उसी में लगे रहना चाहते हैं, लेकिन वो काम ठीक से हो सके उसके लिए कुछ लोगों को रोड पर भी निकलना पड़ेगा। चुनाव लड़ कर के जो सबसे बड़ी चीज़ हुई कि कहते हैं ना कि थोड़ा हमारे यहाँ एक कोलोकियल कहावत है, चमड़ी मोटी हो गई है थोड़ी। बीच बीच में जो है निराश जैसे हो जाते थे, लगता था कि पता नहीं ये लड़ाई कहाँ जाएगी। चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि आप चुनाव के आगे क्या उसको भी देख पाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि चुनाव तक ही सोच पाते थे, अब चुनाव से आगे क्या वो भी देख पा रहे हैं। ये सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है।